नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बोलना भारत पे। महाराष्ट्र की राजनीति दिन ब दिन गर्माती जा रही है। दिन में तो गर्म रहती राजनीति समझ में आता है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर रात में भी गर्मा गई है राजनीति। और उस वक्त जब सब लोग सोने की तैयारी करते हैं या सो रहे होते हों, उस टाइम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पे एक, समझ जाइए, आपात बैठक बुला ली गई। और बैठक में जाने वाले जो लोग थे उसमें तो अ, अजीत पवार दादा के गुट के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, ये दो तो पहुंचे। लेकिन जो ज्यादा चौंकाने वाली बात है, ये लोग का तो आना जाना है, पार्टी में है, अलायंस में है, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ये एक अचंभित करने वाले जो बात है और चौंकाने वाली जो बात है, वो ये कि शरद पवार जी के गुट के यानी एनसीपी एसपी गुट के कुछ सीनियर लीडर इकट्ठा हो गए, जिसमें अ, जिसमें जयंत पाटिल और ऐसे सीनियर लीडर पहुंच गए। और उनके पहुंचने से एकदम सियासत गर्मा गई। जो विपक्षी खेमा है उसमें तो एकदम खलबली मच गई। और मुख्यमंत्री के आवास पे बुलावा तो चौंकाने वाली बात तो हो ही जाती, लेकिन इस तरीके से सांसदों पे निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो वो एक नया गुल खिलाने की तरफ इशारा करती है। लग तो ऐसा रहा है कि जैसे वो मतलब पेट ही नहीं भर रहा। सांसदों की जोड़ तोड़ करते करते अभी शरद पवार की पार्टी टूट के अजीत दादा अलग हो गए। अब जो बचे कुचे 8 सांसद हैं, उन पे भी निगाहें नहीं, और प्रफुल्ल पटेल के जरिए उनको भी साध लिया जा रहा है, जयंत पाटिल के जरिए। तो इसी पे चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति पे, जहां रोज बरोज कुछ ना कुछ नया नया निकल के आता ही रहता है। उद्धव ठाकरे के बारे में भी इससे पहले एकदम हलचल तेज हो गई थी। हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन्हीं के साथ आज चर्चा करेंगे। भाई, आपसे सवाल कि ये महाराष्ट्र के अंदर ये जो उथल पुथल मची हुई है, एक जिसे नहीं कहते कि एक भूचाल आने से पहले वाली स्थिति हो, तो क्या कोई बड़ा खेल होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर? और शरद पवार जी के इतने सीनियर लीडर अगर रात में बैठक कर रहे हैं, और सुप्रिया सुले जी उनकी बेटी हैं, क्या उन्हें पता नहीं चला होगा? अगर पता चला तो फिर इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए नदीम भाई, बहुत इंटरेस्टिंग एक ये चीज़ चल रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, जहाँ पर अगर शरद पवार खेमे के जयंत पाटिल देवेंद्र फडणवीस के घर में, जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर में मिलते हैं, तो ये अपने आप में सिर्फ महज बातचीत के लिए यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है। ये काफ़ी बड़ा सत्ता का एक समीकरण साधा जा रहा है, जिसमें अगर जयंत पाटिल मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, तो बगैर शरद पवार के नॉलेज के बगैर वो नहीं मिल पा रहे हैं। और ना केवल मिल रहे हैं, बल्कि अपने 6 सांसदों का, जैसे खबरें निकल के आ रही हैं, 6 सांसदों का समर्थन भी लेकर जा रहे हैं। तो ये साफ बता रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 360 का प्लान अग्रसर है, उसमें जिस तरीके से सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली कर पा रही है, तो ये पावर कॉरिडोर में खलबली मचा रहा है। और ये ना कि केवल खलबली मचा रहा है, ये बात चिंताजनक है ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि अब ये गेम एक व्यक्ति का नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति इस तरीके से करवट बदल रही है, जहाँ पर बहुत सारे फैक्टर एक साथ आ रहे हैं। और पहले हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि एनसीपी का प्रोबेबली आइडियोलॉजी के हिसाब से कांग्रेस में मर्जर हो सकता है, और हमारी ये भी बातचीत निकल के आई थी कि लेट लतीफ़ी कहीं न कहीं गेम खराब ना कर दे। तो अब वो यही दिख रहा है कि कांग्रेस के प्रति यहाँ से ढील-मील की सुगबुगाहट हुई, जिसको बहुत तरीके से
कैप्टिवेट किया है देवेंद्र फडणवीस ने, और एक और चाल चली है जिसने पूरा गेम खोल के रख दिया है। ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो चाल चली है तो अकेले दम पे तो चली नहीं होगी, उनको भी तो कहीं से इशारा मिला होगा, या ये इस काम को अंजाम देना, ये टास्क उनको दिया गया होगा, तब तो ये लगे हैं रात के 2 बजे सबको बुला के इकट्ठा कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, जहाँ पर चिंगारी होती है वहीं पर ही आग लगाई जाती है नदीम भाई। चक्कर ये है कि दिल्ली से क्लियर कट आदेश है कि शरद पवार को नाराज नहीं करना है। अब शरद पवार को नाराज नहीं करना है तो शरद पवार की वैल्यू को समझा जा रहा है, दिल्ली बहुत भली-भांति ये चीज़ को समझ पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमें ये बात भूलनी नहीं होगी कि देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी रिगार्ड होल्ड करते हैं शरद पवार की जब भी बात होती है। तो नाराज नहीं करना है पे एक क्लियर कट अगर हम राजनीति बिटवीन द लाइन्स पढ़ें, तो ये बात हो सकती है कि अ, शरद पवार की चुप्पी भी बहुत खतरनाक होती है और नाराज़गी भी बहुत खतरनाक होती है, और अगर वो एकदम ही न्यूट्रल स्टैंड बनाए हुए हैं तो और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो अगर हम शरद पवार को साथ लें और शरद पवार की राजनीति जिस तरीके से सब लोग जानते हैं, वाकिफ़ है, ऐसा चक्रव्यूह को तोड़ने, मरोड़ने और चक्रव्यूह सजाने के लिए वो माहिर हैं महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की भी राजनीति में। तो यहाँ तो एकदम कायदे से उनको ऑर्डर मिले होंगे देवेंद्र फडणवीस को, अब उसको वो मास्टर कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले भी किया है महाराष्ट्र चुनाव में जब उन्होंने यूबीडी शिवसेना को तोड़ा था 2 फाड़ में, तो वही कार्य आगे चल रहा है। मैंने ये कहा कि ये किस तरीके का रिगार्ड है, किस तरीके का सम्मान है। आप उनकी पार्टी को तोड़ते चले जा रहे हो। अब जो बचे-कुचे हैं उसपे भी डोरे डाल रहे हो, उनको भी हथियाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या मुख्यमंत्री के ज़रिए की जाए तो वो मान लिया जाएगा कि वो सही हो रहा है, कोई दूसरा करे तो वो गलत हो रहा है। भई आप ये देखिए ऐसा रिगार्ड किस कि मतलब उन्हीं की पार्टी को आप तोड़े चले जा रहे हो, जो बचे हैं उनको भी, तो इसका मतलब कि जो इस टाइम जिस उम्र में वो चले गए हैं, अब क्या बीजेपी को लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ इसका रिएक्शन नहीं दे सकते, इसलिए उनको बस ऐसे ही ठंडा करे रहो, और या तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, उसके पीछे हो सकता है शरद पवार जी की सहमति भी हो और उसके एवज़ में कुछ बार्गेनिंग हो रही हो। निश्चित तौर से जब ये गेम खेला जा रहा होगा तो बार्गेनिंग पावर तो हो ही रही होगी। आपको याद होगा पिछले बीते दिनों विधानसभा चले गए थे शरद पवार और उन्होंने बंद कमरे में 15 मिनट बैठक करी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ। तो ये क्या था? ये किस तरीके का मैसेज देना की कोशिश हो रही थी? बात तो वहीं पर ही उन्होंने क्लियर कर दी थी कि भई मैं कोई डिसीज़न ले लूँ। देखिए क्या चक्कर क्या है, भारतीय जनता पार्टी का एक विज़न है। समझिए उनको 360 सांसद चाहिए। कई सारे समीकरण हैं जो वो बैठा रहे हैं। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उनको। उनके दिमाग में डिलिमिटेशन बिल है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन वो बात अलग है, लेकिन सबसे मुख्यतः उनके पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर मॉनसून सत्र में, वो ये है कि डिलिमिटेशन बिल पास किया जाए। अब ईदर बाय हुक और बाय क्रूक वो कैसे भी करेंगे। अब वहाँ पर आपको भी पता है कि जब राजनीति साधी जाती है तो बहुत लंबी राजनीति साधी जाती है। कई फाइलें होती हैं जो खुलने का सबको डर रहता है। और देखिए, जो जिनका राजनैतिक सफ़र अपने मुहाने पे जा चुका है, वो बात अलग है, लेकिन एक लेगेसी भी ट्रांसफ़र करनी होती है। तो अब वो लेगेसी किस नाम के लिए ट्रांसफ़र करेंगे? और शायद आज शरद पवार अपने राजनैतिक जीवन के उस पड़ाव पे हैं कि वो अपने बहुत ज़्यादा ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकते हैं। अब चूँकि वो बहुत ज़्यादा ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकते हैं, तो उनके नाम पर भी चीज़ें आई होंगी कि भई अब ये चीज़ है हमको नहीं तो आप एक बात बताइए मुझे कि अप्रैल में डिलिमिटेशन बिल को ना पारित करवाने में शरद पवार गुट की जो पार्टी है, उसने हामी भरी और उसके बाद अब ऐसा क्या हो गया जो वो बैकडोर से ये बात कह रहे हैं कि नहीं हम इस पे हामी भर देंगे और हम इस बिल को पास करा देंगे? नहीं, नहीं वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इससे अब वो कांग्रेस क्या करेगी, या मान लिया शरद पवार जी इस उम्र में चले गए, लेकिन सुप्रिया सुले जी का तो मामला अभी इससे पहले राहुल गांधी से
कांग्रेस के अंदर मामला बन रहा था कि हो सकता है वो मर्ज कर जाए, लेकिन ये इतनी तेजी से जो है पलटी मार दी गई है, क्योंकि शरद पवार जी चले गए शिंदे जी से मिलने। तो ये पलटी मारना ही तो हुआ इतनी तेजी से कि भी कुछ दिन पहले ही था कि ये चल रहा था मीडिया में भी हर जगह कि वो शरद पवार की पार्टी वो मर्ज हो जाएगी कांग्रेस में। अब ऐसी कंडीशन में कांग्रेस के सामने क्या बचा हुआ, क्या विकल्प है कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर, और खासकर राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए नदीम भाई, यहाँ पे कई सारे फैक्टर अलाइन हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर भीतर खाने कई अंदरूनी कलह हैं और वहाँ पे पार्टी लीडरशिप बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को लेकर अलाइन नहीं है। तो वो बात मुझे नहीं लगता है, और जो भी अगर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वहाँ पे उनको मान्य करना पड़ेगा। इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा उनके पास लीडर भी नहीं है जो मुखालफत कर पाए। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी के लिए इन अ वे अगर बात सोची जाए तो अच्छी बात है। अब राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, गुजरात जाके ये बात बोली थी कि हमारे पास जो भी है, अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो करें, नहीं काम करना चाहते हैं वो नहीं करें। और उन्होंने रेजिस्टेंस की भी बात की थी जब इंडिया गठबंधन का 9 जून को ये बैठक हुई थी। उन्होंने क्लियरली ये बात बोला था कि कांग्रेस की मुख्यतः जो आइडियोलॉजी है वो एक रेजिस्टेंस की है। तो रेजिस्टेंस फोर्स अगर दिखा रहा है और उनको भी जैसे सबकी शक्लें समझ में आ रही है कि सबके नकाब उतर रहे हैं, तो उनके लिए ये बात अच्छी होगी कि भाई आगे हम कंसोलिडेट करें और हम जो लहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इस समय प्रेजेंट नीड ऑफ द आवर को लेकर राजनीति साध रहे हैं। अब छात्रों का आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों की बात सुन रहे हैं, नीट की जो री एग्जाम की बात, पेपर लीक की है, उस पर बहुत ही अग्रसर है, वो आंदोलनरत भी है, कई जगह पे अपने आंदोलन कर रहे हैं। अभी कल ही ये खबर आई थी सोनम वांगचुक से भी मिलने वो पहुंच सकते हैं। तो जब वो बड़ी राजनीति को साधेंगे तो वहां पर वो लोकल छत्रपों को जिस तरीके से मार्जिनलाइज कर दिया गया है, उनके लिए भी एक बड़ा ये होगा कि जो जाने वाले हैं वो जाएं, और जो लड़ने वाले हैं मोर ओवर वो लड़े और आगे बढ़कर जो भी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो हो। और उसके हिसाब से मुझे लगता है कांग्रेस का जो संगठन है, अगर उनको ऊपर से वो धार मिलेगी तो मुझे लगता है कि ये लोग उसी एक सूत्रीय फार्मूले पे चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, ये सारी जो जो जोड़ तोड़ की जा रही है, ये जैसा बता रहे हैं कि संसद का सत्र 20 तारीख से शुरू होने वाला है और 2/3 की मेजोरिटी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और वो बहुमत आने के पास होने के बाद वो महिला आरक्षण और उसके साथ साथ डिलिमिटेशन वाली बात चल रही है, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। ये सब अगर साध लेते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए कहाँ, मतलब मुश्किल खड़ी होगी या नहीं खड़ी? भाई कांग्रेस को तो पहले लड़ने वाले उस जोन में आना है। कांग्रेस को भीतरघात हमले से भी, देखिए इस समय राहुल गांधी जिस तरीके से लड़ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, उनको कई सारे फ्रंटलों पे लड़ाई करनी है। उनका सामना एक बहुत बड़ी फोर्स जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बना लिया है, एक इलेक्शन मशीन के तरीके से स्थापित कर लिया है, उनसे है। अभी इस समय इंडिया ब्लॉक में चुटपुट सबके अपने अपने कायदे कानून है, सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट वेस्टेड हैं। तो पहले तो उनको दरकिनार करना है। फिर ये पार्टी में हड़बड़ाहट, की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जैसे टीएमसी को तोड़ा, फिर उसके बाद यूबीटी को तोड़ा और कई सारे गेम चलाए, और जिस तरीके से चुनाव दो मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो जिस तरीके से एक फॉर्मेडेबल फोर्स बन के भारतीय जनता पार्टी उभरी है, हारने का नाम ही नहीं ले रही है और जो चाहे वो कर दे रही है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से चीजों को साध रही है। तो अभी कई सारे फ्रंटलों पे चुनौती बहुत बड़ी है। राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने बीते कुछ दिनों में अपने जो डिसीजन भी लिए हैं वो बहुत अलग तरीके से लिए हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत ही स्थापित किया है डिसीजन में, चाहे फिर वो टीवीके के साथ तमिलनाडु में अलायंस हो, चाहे पंजाब में अंदरूनी कलह का मामला हो, या जिस तरीके से अपने काडर को वो बोल रहे हैं कि हमें लड़ने वाले लोग चाहिए। तो अब वो लड़ने की जो लड़ाई है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से हेड ऑन कोई फाइट ले सकता है तो वो इस समय कांग्रेस पार्टी है अंडर द लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी। तो ये चीज ही
मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसी के इर्द-गिर्द चीज़ें रहनी चाहिए और वो जितना घेर पाएँ चीज़ों को लेके, क्योंकि जो जनता के सेंट्रिक जितने भी मुद्दे हैं, अगर राहुल गांधी उसको ही धार बनाएँगे, देखिए राहुल गांधी का कोई भी बयान कहीं इधर-उधर नहीं आ रहा है। इतनी तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी राहुल गांधी ने अपने ऊपर अख्तियार कर ही ली है कि इधर-उधर कोई बात नहीं हो रही है और वो जहाँ पर हमलावर होते हैं, तो वहाँ हमलावर भी हो रहे हैं। तो यही बात को लेकर आगे वो बढ़ें और मुझे लगता है कि यही उनका एक विज़न भी होगा कि अगर इसी तरीके से घेरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, तो वो हा ओ ओढ़ा-पोत की स्थिति में ना आए। नहीं, ठीक है। आपने सही कहा, लेकिन ये कि देखा जाए तो जिस तरीके से राजनीतिक पतन हो रहा है और जो 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 उसकी बात कर नैतिकता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से सारे नियम, कायदे, कानून ताक पे रख के अपने एजेंडे और अपने मिशन को पूरा करने के लिए ये भूल गई है कि क्या सही है, क्या गलत है। उसे सिर्फ अपना एक एजेंडा दिख रहा है और ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को भी उसी तर्ज पे तैयार रखना पड़ेगा। 2029 तक आते-आते ना जाने कौन-सा घटनाक्रम फिर घटित हो जाए। अगर ये पहले से तैयार नहीं होंगे तो मुझे लगता है और बड़ा नुकसान उठाएँगे, फिर कांग्रेस की ही बारी आ जाएगी। नदीम भाई, एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में जो आदमी बहुत तरीके से उभरा है, और उसके पहले मैं एक बात भी आपसे बोलना चाहूँगा। देखिए, राज करने की नीति को ही राजनीति कहते हैं और आपने बीते दिनों में कई बार ये सुना होगा कि आप कोई भी कृत्य कर लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी में आप जा रहे हैं, तो उसके बाद आपके सारे कुकृत्य माफ़। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से साम, दाम, दंड, भेद की जो नीति अख्तियार की जा रही है, उस तरीके से मामला चल रहा है। अब दूसरी बात ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से ये रोल प्ले किया है यहाँ पर अपने घर में बुलाकर, तो सत्ता के एक नए समीकरण को भी वो साधने का काम कर रहा है। अगर मान लीजिए शरद पवार गुट को उन्होंने तोड़ के महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से एक नई बात कह दी और जिस तरीके से जो नंबर गेम जुटाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, वो अगर ले लिया उन्होंने, तो समझ जाइए कि उनका कई ज़्यादा रसूख आगे बढ़ जाएगा। ऑल्दो ये बात होती है कि उनको भी निपटाने की कई बार बातें होती रहती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि न अपने आप को देवेंद्र फडणवीस बहुत कायदे से सॉलिडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने सैक्रिफाइस भी किया। जब आपको याद होगा कि शिवसेना के 2 फाड़ किए, यूबीटी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को उन्होंने बनाया। उस समय उन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया, बड़ी राजनीति को साधने के लिए वो उप मुख्यमंत्री बनाए और उसके बाद उन्होंने जैसे ही चुनाव लड़ा महाराष्ट्र के सर्किट में, वो वापस से स्थापित हो गए मुख्यमंत्री के तौर पे। और अब मान लीजिए 8 सांसदों की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है शरद पवार गुट की, अगर वो वहाँ से 6 सांसद को लेकर आते और नंबर गेम को पूरा करने में अपनी एक भूमिका निभाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद एक अलग तरीके का गेम होगा। और जो क्लियर कट आदेश इस समय मिल रहे हैं कि दिल्ली से उसमें ये बात हो रही है कि शरद पवार को नाराज़ नहीं करना है। तो शरद पवार भी अब कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मैनेज वाली स्थिति में आ रहे होंगे और बड़ी राजनीति को साधने का चाह रहे हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो वो कांग्रेस पार्टी से ही अलाइन करते हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर एनडीए का समर्थन शरद पवार गुट करते हैं, तो वो आगे की राजनीति अपनी किस तरीके से साधेंगे? आगे की राजनीति अगर कुछ बचेगा तो साधेंगे, वरना जिस तरीके से जिस पैटर्न पे और जिस उस पे पार्टी चल रही है, अगर वैसे ही चलती रही तो बाकी तो छोटे-छोटे पार्टियों का निपटारा हो जाएगा। अब तो ध्यान दें वो बड़ी पार्टी वाले, क्योंकि अभी 8 इनके 6 या 8 जो भी आ जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें अभी ज़रूरत पड़ेगी कम से कम 30 सांसदों की। तो वो तो अब किसी और तरफ रुख करेंगे और देखेंगे, ढूँढेंगे, तलाशेंगे कि यार कहाँ डोरा डाला जाए और कौन ऐसी पार्टी है जिसमें फूट डाल के उनके सांसदों को खरीद लिया जाए। ये अजब राजनीति हो गई है और किस तरीके से लोग खामोश हैं, चुप हैं और पार्टियां भी चुप हैं। इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। कितने प्यार से जो है उसे इस डाका और इस लूट और इस चोरी पे ऐसा पर्दा डाल दिया जा रहा है कि जिससे लग रहा है कि कितनी अच्छी बात हो रही है। अरे भाई, राजनीति करने का भी एक अपना तरीका होता है, एक वसूल होता है। लेकिन अगर वो सब खत्म हो जाए, उस सब पे उसे कूड़े में डाल दिया जाए, तो फिर इस देश का, इस समाज का
और जो युवा हैं, जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं, जो देश का भविष्य है, फिर वो किस तरफ जाएँगे? जबकि खुद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब बातों को लेके आगे चली आई। हर जगह आप देखिए रामायण से, गीता के श्लोक से और मंदिर से, इन्हीं सब चीज़ों से, पूजा से, पाठ से बात शुरू करते हैं। हर वक़्त अच्छी ही बात निकलती है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए ये जो हरकतें हो रही हैं, ये जो अ चाल और चरित्र का मामला जो चल रहा है, इस पे आदमी बहुत दोहरी स्थिति में है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें करने वाले लोग हैं, लेकिन इनका काम इतना गलत हो रहा है। देखते हैं महाराष्ट्र में आगे क्या होने जा रहा है और महाराष्ट्र के साथ-साथ उन्हें अभी और की ज़रूरत है। अब वो देखिए दिल्ली का रुख अब किस तरफ जाता है और किनको अपनी पार्टियों के सांसदों को बचाना होगा। सारी पार्टियों के जो मुखिया हैं, उनको अलर्ट मोड में हो जाना चाहिए और मुझे तो ऐसा लगता है सबको निपटाते-निपटाते कांग्रेस पे भी ना ऐसे ही आ जाए तो राहुल गांधी को भी सजग होना चाहिए और ये देश के लिए ऐसी राजनीति या कोई जो भी कर रहा हो वो अच्छा है नहीं है वो शोभा देने वाली बात नहीं है। बहरहाल आपने समय दिया और चर्चा को सुना। आप लोगों का सबका धन्यवाद। नमस्कार।